अब आ जाते हैं आखिरी टॉपिक पे, तर्कशास्त्र पे। तर्कशास्त्र में हम पढ़ रहे थे प्रमाण। प्रमाण में सबसे फर्स्ट लेवल का जो प्रमाण होता है वो होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। तर्क की बात कही जाती है प्रमाण पे, ठीक है। और प्रमाण में जो सबसे पहला प्रमाण, हमने कई सारे प्रमाण बताए थे, प्रमाण के टाइप बताए थे, प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण, सब चीज बताई थी, है ना। तो प्रमाण जो होता है, पहला प्रमाण होता है वो है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है प्रत्यक्ष, आंख के ठीक सामने है जो चीज, ठीक है। और यहाँ आंख का मतलब केवल आंख नहीं है, लेकिन आंख, नाक, कान, कोई भी इंद्रिय हो सकती है पांचों में से, ठीक है। जो आंख, कान आदि इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो सब प्रत्यक्ष है, ठीक है। सबके आगे इसको सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है, इसीलिए कहा जाता है प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। जो चीज मैंने देखी हुई है, मैंने छू के पकड़ के देखी हुई है कि सॉलिड है, गर्म थी, तो उसके आगे अब तुम क्या बोलोगे? तुम कुछ भी बोलते रहो। मैं तो अनुभव किया हुआ है ना, उसके आगे किसी की वैल्यू नहीं। कोर्ट भी सबसे पहला एविडेंस क्या मानती है? कोई सबूत है जिसने देखा हो, पहले देखे वाला, ठीक है। आपको किसी अन्य प्रमाण से, अनुमान प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, किसी अन्य प्रमाण से आपको उस चीज का आइडिया तो लग जाएगा, है ना, लेकिन उसका साक्षात्कार आपको नहीं होगा। जैसे कोई आपसे कह दे कि भाई जंगल में शेर है, तो आपको पता तो चल गया कि जंगल में शेर है, लेकिन आपने देखा तो नहीं, तो मन में संशय तो बना रहेगा कि पता नहीं है कि नहीं है, ऐसे ही फेंक रहा हूं, है ना। आप जंगल में गए तो पहला हुआ शब्द प्रमाण, ये वाला जो था, ठीक है। अब आप जंगल में गए और जंगल में शेर दहाड़ा, ठीक, तो आपने अनुमान लगाया क्योंकि दहाड़ है तो शेर होगा, ये अनुमान प्रमाण है, ठीक है। लेकिन आप ये भी सोच सकते हो कि जरूर मेरे पीछे, पेड़ के पीछे कोई डरा रहा है। शब्द प्रमाण ये होता है कि कोई आके आपको बता दे कोई बात, ये शब्द प्रमाण, ठीक है। अनुमान प्रमाण ये होता है कि अगर ये चीज ऐसी ऐसी है तो ये चीज ऐसी ऐसी होगी, ये अनुमान प्रमाण है। तो अगर शेर की दहाड़ सुनी आपने जंगल में, तो जंगल में आप ये भी कह सकते हो कि कोई छुप के मुझे शेर की दहाड़ निकाल के दिखा रहा है ताकि मैं डर जाऊं, तो डाउट तो अभी भी बना हुआ है ना। लेकिन जब शेर सामने आ जाएगा फिर तो मानोगे कि शेर है कि नहीं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है उसके लिए, उसके बाद फिर तर्क वितर्क की, शंका की कोई गुंजाइश नहीं होती, वो फाइनल है। प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है उसकी जो परिभाषा दी गई है वो परिभाषा ये है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षो उत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। जो ज्ञान इंद्रिय और पदार्थ के संयोग से उत्पन्न हो वो प्रत्यक्ष कहलाता है, ठीक है। तो इंद्रियों और पदार्थ के संयोग से जो ज्ञान आता है वो प्रत्यक्ष कहलाता है। इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं? हमने पढ़ा था, इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मेंद्रिय होती है, एक ज्ञानेंद्रिय होती है। ज्ञानेंद्रिय 5 होती हैं, आंख, जीभ, घ्राणेंद्रिय, त्वचा और कान, ठीक है। इनके सबके अलग अलग काम होते हैं। आंख का काम होता है रूप देखना, ठीक है। घ्राण का काम होता है गंध पहचानना, जीभ का काम होता है रस देखना, त्वचा का काम होता है स्पर्श देखना, और कान का काम होता है शब्द को सुनना। ये सबके अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़े थे। ये सब पांचों जो है अलग, पांचों भूत से बनी हुई है। आंख बनी हुई है तेज से, ठीक है। जीभ बनी हुई है जल से, घ्राण बना हुआ है पृथ्वी से, आपका त्वचा बनी हुई है वायु से, और श्रोत बना हुआ है आकाश से, ठीक है। ये सब हमने पढ़े थे पहले। कान, ठीक है। अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। समझने वाली चीज यहाँ पे ये है कि आंख क्या है? आंख इंद्रिय नहीं है। हम कह रहे हैं कि आंख इंद्रिय है, पर वास्तव में आंख इंद्रिय नहीं है, ठीक है। आंख तो केवल एक गड्ढा है जिसमें पुतली रखी हुई है, आंख इंद्रिय नहीं है। देख कौन रहा है? मन देख रहा है, आंख नहीं देख रही है। आंख तो ठीक, जैसे मैं पिछली बार एक बार बताया था शायद आपको योग के टाइम पे, कि आंख तो जैसे एक कैमरा होता है, कैमरे को नहीं पता कि चीज सीधी है कि उल्टी है,
अच्छी है कि खराब है, फोटो साफ आ रही है कि नहीं आ रही है, कैमरे को नहीं पता। कैमरे के पीछे देखने वाले को पता है कि साफ आ रही है कि नहीं आ रही है, उल्टी है कि सीधी है। ऐसे ही ये जो आंख है, ये आंख कुछ नहीं है, ये इंद्रिय नहीं है। इंद्रिय को देखा नहीं जा सकता। पुतली को देखा जा सकता है, इंद्रिय को नहीं देखा जा सकता। ऐसे ही नाक कोई इंद्रिय नहीं है, कान कोई इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय तो इनके अंदर है, ठीक है, जो सूक्ष्म है, जिसको देखा नहीं जा सकता। बात समझ में आ रही है? जैसे नारंगी है फल, तो नारंगी को हमने आंख से देखा तो पदार्थ का ज्ञान हुआ हमें, किसका रंग कैसा है, नारंगी है। फिर हमने उसको छू के देखा, ठंडा है, ठोस है, उससे उस पदार्थ के बारे में एक और ज्ञान प्राप्त हुआ हमें, ठीक है। फिर हमने उसको नाक से सूंघ के देखा कि खुशबू कैसी आ रही है इसमें, तो एक और ज्ञान हुआ हमें, इसकी खुशबू कैसी है। फिर हमने उसको जीभ से चाख के देखा, इसका टेस्ट कैसा है, तो हमें एक और ज्ञान हुआ कि इसका टेस्ट ऐसा होता है। और जब हम उसको खा रहे हैं तो जब चबाने की आवाज आ रही है, ये हमें कान से आ रही है, ठीक है, तो हमें उसकी क्रिस्पीनेस पता चली, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंद्रियों से जो भी पदार्थ के बारे में ज्ञान ले रहे हैं, ये सब प्रत्यक्ष है। अब इंद्रिय ना हो और पदार्थ हो, क्या पता चलेगा? इंद्रिय नहीं है, कहीं जंगल में शेर है, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? कहावत है ना, तो मोर नाच रहा है पर देखने वाला ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। ऐसे ही इंद्रिय हो पर पदार्थ ना हो देखने के लिए, तो भी कोई फायदा नहीं। यानी इंद्रियाकर्षण, जब हम संकर्ष, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, जब हम इंद्रिया और संकर्षण की बात कर रहे हैं, पदार्थ के संकर्षण की, तो दोनों चाहिए हमें, किसी एक से काम नहीं चलेगा। वी नीड बोथ द आइटम्स, इंद्रिय भी चाहिए और पदार्थ भी चाहिए, ठीक है। जब हम अद्वैत की बात करते हैं, जब हम किसी और सिद्धांत की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जितनी भी चीज हमें दिख रही है, पदार्थ हमें दिख रहे हैं, ये वास्तव में पदार्थ है। ये जो बाकी की फिलोसफीज हैं, तो बाकी की फिलोसफीज कहती हैं कि जितनी चीजें हमें दिख रही हैं संसार में, ये सब माया है, वास्तव में है नहीं। राइट, दोनों चीज चाहिए हमें, तभी हमें ज्ञान होगा, तभी हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, ठीक है। अब बाकी जितनी फिलोसफीज हैं, वो सब फिलोसफी ये मानती हैं कि दुनिया में जो कुछ भी है ये सब माया है, वास्तव में इनकी कोई सत्ता नहीं है, ठीक है, आज है कल नहीं रहेंगे, इनकी कोई सत्ता नहीं। लेकिन तर्कशास्त्र पदार्थ विषयक है, वो ये मानता है कि कोई चीज हमें दिख रही है, इसका मतलब उसकी सत्ता है, उस टाइम तो है, अभी तो दिख रही है मुझे कुर्सी, तो अभी तो है वो, बाद में नहीं होगी, नहीं होगी, बट अभी तो मुझे दिख रही है। जो तर्कशास्त्र है, जो न्याय शास्त्र है, न्याय दर्शन जो हमारा बोलता है, न्याय दर्शन पदार्थ विषयक है, वो पदार्थ की सत्ता को मानता है, वो अद्वैत की तरह नहीं है। न्याय कहता है कि पदार्थ है, मुझे दिख रहा है, मेरे सामने है कि ये बोतल है, ये बोतल मेटल की है, मैं छू पा रहा हूं, ठंडी है, तो है ना ये। वो ये नहीं कहता कि ये माया है, ये झूठ है, वो ऐसा नहीं बोलता, ठीक है। न्याय दर्शन का सबसे बड़ी फिलॉसफी यही है कि वो ये मानता है कि ये पदार्थ है, एग्जिस्ट करता है, आज की डेट में, प्रेजेंट में ये है, आज से 100 साल बाद नहीं होगा, डजंट मैटर टू मी, मैं हूं और ये है, इंद्रिय है और पदार्थ है, तो मुझे ज्ञान हो रहा है कि ये बोतल यहाँ पे है, और मुझे ये बात माननी पड़ेगी कि ये बोतल यहाँ पे है, ठीक है। बोतल से आ रहा है, पानी पी लिया जाए। तो ये हो गया पदार्थ विषयक ज्ञान। अब इसमें एक बड़ी मजेदार चीज है, सन्निकर्ष की जब हम बात करते हैं, तो जैसे आंख है, ठीक है, कोई गुलाब का फूल है 20 फुट दूर, आपने आंख खोली, आपको गुलाब का फूल दिख गया, ठीक है। तो ये आंख जो है, इसको बोलते हैं प्राप्यकारी। अगर उसकी खुशबू लेनी है तो 20 फुट दूर से मैं उसकी खुशबू तो नहीं ले सकता, खुशबू के लिए तो मुझे उसको फूल को तोड़ करके अपनी नाक के पास लाना पड़ेगा, है कि नहीं। कोई चीज 20 फुट दूर
अगर गिरी मेटल की तो मुझे तो यहाँ सुनाई नहीं देगी, वो मेरे कान के आसपास गिरेगी तो सुन पाऊंगा मैं। उसका टेस्ट चखने के लिए मैं 20 फुट दूर से नहीं यूज कर सकता, उसको मेरे जीभ के पास आना पड़ेगा। लेकिन आंख के साथ ये बंदिश नहीं है, आंख 20 फुट दूर की चीज भी देख सकती है। इसलिए आंख जो इंद्रिय है इसको प्राप्यकारी कहा गया है। बात समझ में आ रही है? आंख की खास बात यह है कि आंख वहां जाके देख रही है, ठीक है। बाकी की इंद्रिय वो पदार्थ यहां चाहिए अपने पास, तब वो उसको ग्रहण कर पाएंगी। आंख के लिए बंदिश नहीं है, आंख दूर से भी देख लेगी, ठीक है। अब आप इसमें देखिए तर्कशास्त्र में कि शास्त्रार्थ कैसे होते थे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इस बात पे। जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के द्रंगाचार्य जो है, इन्होंने उल्टी बात कही। तो द्रंगाचार्य जो थे बौद्ध दर्शन के जो है वो ज्ञानी थे, उन्होंने इसको आंख को, हाँ, आंख को प्राप्यकारी नहीं माना द्रंगाचार्य ने। द्रंगाचार्य बौद्ध ज्ञानी थे ये, हाँ। तो क्यों नहीं माना इन्होंने? इन्होंने अपने तर्क रखे। अब देखिए तर्क कैसे काम करता है। तर्क में कभी भी गाली गलौज नहीं होती है, तर्क में तर्क की बात होती है। साधारण तरीके से भी आप बोलेंगे, लेकिन आपकी बात, आपका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला चुप हो जाए, ठीक है। तो द्रंगाचार्य कहते हैं कि भाई आंख जो है, आंख तो शरीर का पार्ट है, ठीक है। तो आंख की पृथ्वी शरीर से बाहर जाकर के कैसे काम कर लेगी? जो आप कह रहे हो 20 फुट दूर की चीज उसने देख ली, ये काम आंख ने तो नहीं किया। आंख की पुतली तो वहीं की वहीं है, वो तो 20 फुट दूर नहीं गई कि गई? जैसे कान अपनी जगह पे है, ऐसे ही आंख अपनी जगह पे है, वो तो नहीं गई। फिर दूसरी बात कहते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि आंख से जो है, आंख अगर बाहर जाती हमारे शरीर से चीज को देखने के लिए, ठीक है। जैसे आप कह रहे हो 20 फुट का दूर का गुलाब का फूल दिख रहा है हमें, तो आप कह रहे हो आंख की वजह से दिख रहा है, और कह रहे हो कान तो अपनी जगह से नहीं गया पर आंख चली गई है। तो अगर आंख जा रही है तो आंख पास की चीज को जल्दी देखती, दूर की चीज को देर से देखती, क्योंकि आंख पास की चीज को पहले देखती, दूर की चीज को दूर से देर में देखती। लेकिन हम तो ये देखते हैं कि हमें चंद्रमा भी तभी दिखता है जब बगल का फूल दिखता है। हाँ, द्रंगाचार्य कह रहे हैं कि भाई आंख अगर बाहर जाके देख रही होती तो आंख को पास की चीज पहले दिखती, दूर की चीज बाद में दिखती। लेकिन हम चंद्रमा की तरफ देखते हैं और नीचे फूल की तरफ देखते हैं, तो हमें एक साथ ही दिखाई देते, सेम टाइम पे दिखाई देते हैं। पास तो दिखाई नहीं देते, ना बाद में दिखाई देते। इसका मतलब आंख तो नहीं जा रही कहीं, आंख तो वहीं की वहीं है। फिर और क्या कहते हैं तीसरी बात, अगर आंख कहीं जा रही होती तो ये बताओ इतना बड़ा पहाड़ का जो फोटो हमें दिख जाता है, ये हमारी इतनी छोटी सी आंख में कैसे आ गया? इतना बड़ा पहाड़ हम छोटी सी आंख से देख लेते हैं, आंख तो कहीं नहीं जा रही। फिर वो चौथी कहते हैं कि अगर बीच में कोई शीशा लगा दिया जाए, ठीक है, तो शीशे के पार की चीज भी हमें दिखाई दे जाती है। लेकिन आंख तो स्थूल है, आंख तो शीशे के पार नहीं जा सकती, जा सकती है? आंख तो शीशे के पार नहीं जाएगी ना। तो आंख जब शीशे के पार नहीं जाएगी तो इसका मतलब आंख जो है वो प्राप्यकारी नहीं है। आप गलत कह रहे हैं। आप ये नोट कीजिए कि कितना गहन अध्ययन है, कितना गहन विश्लेषण है। अब तर्क देखिए कितना गहन विश्लेषण है कि एक छोटी सी आंख के बारे में कैसे कैसे सोचा गया है, ठीक है। अब इस बात का जवाब देते हैं उदयनाचार्य जी, जो आपके यहाँ के थे। हाँ, ये आपके यहाँ के थे, क्या कौन सी जगह? मिथिला के। तो इन्होंने किरणावली में इसका जवाब दिया मिथिलाचार्य ने, ठीक है, उदयनाचार्य जी। उन्होंने कहा कि जब हम बात कर रहे हैं प्राप्यकारी, तो प्राप्यकारी हम आंख की पुतली को नहीं कह रहे हैं। आंख तो एक गोलक है, इंद्री तो है तेज, तेज से बनी है आंख, ठीक है। तो तेज जो है वो आंख से निकल के वहां जा रहा है, और जब वो पदार्थ पे पड़ता है तब उसका संस्कार ग्रहण करता है।
तब वो चीज हमें दिखाती है। तेज की वजह से दिखती है, आंख की वजह से नहीं दिखती है। आंख नहीं जा रही है, तेज जा रहा है वहां तक। और तेज की गति इतनी तेज है कि चंद्रमा तक भी वो इतनी जल्दी पहुंच जाती कि आप पकड़ ही नहीं पाते कि वो डिस्टेंस दूर गया कि पास गया। तीसरी बात का जवाब देते हैं उदयनाचार्य जी कि तेज जो है वो दृष्टि क्षेत्र में व्यापक होता है। ऐसे होता है, जब हमारा व्यू पॉइंट होता है ना कैमरे का, वो ऐसा होता है। हम ऐसे देखते हैं अपनी आंखों से, ठीक है ना, पीछे का नहीं देख पाते, लेकिन आंखों के ऐसे देखते हैं। हाँ, ठीक है। तो इसलिए छोटी बड़ी वस्तुएं उसके पथ में आती हैं और उनके रूप के संस्कार को ग्रहण कर लेता है तेज की वजह से, और पहचान नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और चौथा वो कहते हैं कि अगर आप ग्लास रखते हैं, ग्लास के पीछे कोई आइटम रखते हैं, तो जो जा रहा है ग्लास के पार, आंख नहीं जा रही है, वो तेज जा रहा है, तेज शीशे के पार जाकर के लौट के आ जाता है। अगर बीच में आप कोई सॉलिड दीवार लगा देंगे, सीमेंट की दीवार लगा देंगे, तो नहीं पहचान पाएगी आंख पीछे क्या रखा हुआ है, लेकिन ग्लास के पीछे पहचान लेगी, क्योंकि जाने वाला तत्व तेज है, आंख नहीं है, ठीक है। इस तरीके से तर्क की बातों का जवाब भी तर्क से दिया जाता था। तो इस तरीके से पुराने जमाने में तर्कशास्त्र से शास्त्रार्थ किए जाते थे, जरा जरा सी बातों पे, मान्यूट डिटेलिंग में, और उनका बात तर्कों से, केवल देखने को कितना पारिभाषित किया। हम कभी इतना एनालिसिस नहीं करते लाइफ में, ठीक है। तो ये हो गया आज का तर्कशास्त्र।